हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा संसार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे। इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर जो है एक्सप्लेन भी करूँगी और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। The first question is type 1 hypersensitivity is mediated by which of the following immunoglobulins। अगर आपको इम्यूनोग्लोबिन्स जैसे कि आपका पर्टिकुलर IgA है, मतलब इम्यूनोग्लोबिन ए है, इम्यूनोग्लोबिन जी है, इनकी फंक्शनिंग पता है कि ये क्या क्या काम करते हैं, तो आप इजीली यहाँ पर इसका भी आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे IgA इम्यूनोग्लोबिन होते हैं ये करते क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, जो IgA होता है मतलब इम्यूनोग्लोबिन ए है, इसको जो है डायमर भी बोलते हैं। डायमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो मोनोमर, दो एंटीबॉडीज या फिर दो मोनोमर जो मिल करके ये IgA एंटीबॉडीज को बनाते हैं। ठीक है, सिंपल बात, ये हमारा फर्स्ट क्लियर। दूसरा क्या होता है कि ये कहाँ पर, ये जो है कहाँ कहाँ पर फाउंड होते हैं। तो IG जो है हमारा स्लाइवा में, हमारे ट्रियर्स में, हमारे टीयर्स में हो गया, ब्रेस्ट मिल्क में हो गया, म्यूकस में हो गया। ठीक है, म्यूकस में, इन सभी चीज़ों में हमको मिलता है IgA। ठीक है, ये सारी इन चीज़ों में प्रेजेंट होती है इम्यूनोग्लोबिन ए जो हमारी एंटीबॉडीज है। दूसरा हमारे पास है IgG जो है ये हमारा मोनोमर, एक सिंगल, ये IG जो जी होता है, IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन जी जो है ये सिंगल मोनोमर है और ये सिक्रीट होती है प्लाज्मा सेल से। ठीक है, प्लाज्मा सेल से ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है। ठीक है, और दूसरी इसकी खासियत क्या है कि ये सबसे ज़्यादा क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। ठीक है, इसके पास एबिलिटी होती है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करे। ठीक है, जो IgG होता है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, इसके पास एबिलिटी होती है। इसको याद कैसे रखें, जो इम्यूनोग्लोबिन जी जो है, जी मतलब गर्भ बोलते हैं ना कि गर्भ हो गया, तो गर्भ को जो पास कर लेती है, क्रॉस कर सकती है, वो IgG है, इम्यूनोग्लोबिन जी है। क्लियर है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास नेक्स्ट है IgM जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन M जो है ये होता है आपका अर्ली स्टेज, और जो इम्यूनिटी की अर्ली स्टेज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये पेंटोमर्स है। पेंटोमर्स मीन्स टू से कि आपके जो है 5 पेंटोस मतलब 5 जो है आपके इस तरह के मोनोमर आपस में कंबाइंड होते हैं और एक पेंटागोनल बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये इसको दूसरा इसको पेंटोमर भी बोलते हैं। ठीक है, पेंटोमर, IgM इज पेंटोमर। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ में होते हैं, इसलिए जो है ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं प्लेसेंटा को। ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज IgE जो होते हैं ये आपके एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए, एलर्जिक के लिए। ठीक है, एलर्जी, ई से आपको एलर्जी, ई जैसी साउंड आ रही है ना, लेकिन एलर्जी है। ठीक है, एलर्जिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे IgE। दूसरा, ये आपके जो पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो कौन सा बच गया हमारे पास, IgD जो होते हैं ये बीटा सेल्स, जो बी सेल्स होते हैं उनको जो है एक्टिवेट करते हैं। बी सेल्स जो है रिसेप्टर एक्टिवेटर्स होते हैं ये। ठीक है, तो दूसरी ये बात, ये भी जो है अपने प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ हमारे पास जो IgA है वो डायमर है और IgM जो है ये पेंटोमर है। अब IgE जो है, ई किस लिए था, हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन के लिए था, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक। तो हाइपर सेंसिटिविटी भी इसी के अंदर आ गया। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी के लिए IG इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज बाय वर्च्यू ऑफ। तो इसकी इनमें देखिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में की प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या गुण हैं इनके, क्या क्या। तो इसमें जो है सभी होते हैं, आपका नेचुरल किलर सेल्स भी आते हैं, इसिनोफिल्स भी आते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी आते हैं। तो इसका जो सही जवाब है उसमें ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। देखिए यहाँ पर हमारे एंटीबॉडीज, हमने पीछे जो है वो हमारा क्लियर हो गया था, हमने सारी एंटीबॉडीज़ पढ़ी कि ये जो है हमारे पास म्यूकस में, टीयर्स में, ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है, और पैथोजन के अगेंस्ट ही हमारे को प्रोटेक्ट करता है। और आईजीजी हमारे पास हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये प्लाज्मा सेल्स से ब्लड के अंदर सिक्रेट होता है, और दूसरा ये क्या करता है, क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। एम जो है ये बहुत ज़्यादा साइज में हाई होते हैं और ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं प्लेसेंटा को, ठीक है। और आईजीई जो है ये एलर्जी के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो साफ साफ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आईजीजी, बी इसके लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजोन फिनोमिना इज ड्यू टू। तो यहाँ पर प्रोजोन जो फिनोमिना होता है, देखिए इस तरह से होता है, यहाँ ये होता है प्रोजोन फेस, और यहाँ पर प्रोजोन, और ये इक्विलिब्रियम होता है, और यहाँ पर होता है पोस्ट जोन, ठीक है। प्रोजोन के अंदर क्या होता है, एक्सेस ऑफ यहाँ पर एंटीबॉडीज होती हैं, और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक्सेस ऑफ एंटीजन होते हैं, ठीक है, इस तरह के, जैसे ये आपके एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर एंटीबॉडीज़ इतने सारे हैं, इतने सारे एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन ये एंटीजन एक दो ही प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंटीजन जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कम प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर जो है इक्वल मात्रा में रहते हैं, उतने ही एंटीजन उतने ही एंटीबॉडी। तो जो प्रोजोन होता है उसके अंदर इंक्रीज एक्सेस ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन जो हमारा पोस्ट जोन होता है उसके अंदर एक्सेस ऑफ एंटीजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास प्रोजोन है और ये हमारे पास पोस्ट जोन है। यहाँ पर एंटीजन जो है वो कम है और एंटीबॉडीज कितनी है, एक्सेस है, ठीक है। एक्सेस ऑफ एंटीबॉडी इज प्रोजोन एंड एक्सेस ऑफ एंटीजन इज हमारा पोस्ट जोन। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में दोनों चीज़ें सेम रहती हैं, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ पर पोस्ट जोन भी पूछा जा सकता है, पोस्ट जोन के अंदर एंटीजन ज़्यादा होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉशिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर, यहाँ पर पूछा गया है वॉशिंग सोडा होता है हमारे पास, क्या होता है, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट। और जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है NaHCO3, इसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो बाय से बेकिंग, NaH को बाय बोलते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ ना ये, तो बाय से बेकिंग सोडा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो सही जवाब था इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्योंकि ये है वॉशिंग सोडा एंड सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डैश इज भी वो यहाँ पर, या फिर विच इज़ नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, और सस्पेंशन ऑफ मिल्क एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो इसका सही जवाब रहता है वो है हमारे पास सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया, यहाँ पर कौन पब्लिश करता है, ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी। तो जो इसका सही जवाब है वो कौन करता है, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है पब्लिश करते हैं इंडियन फार्माकोपिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the lead acetate cotton wool is used in the limit test for arsenic। तो जो लिमिट टेस्ट, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है उसको एक और नाम से बोला जाता है। इसके लिए आर्सेनिक के लिए एक एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं गुड जेट एपरेटस, ठीक है। गुड जेट एपरेटस होता है वो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसको दूसरा नाम से भी बोलते हैं गुड जेट टेस्ट भी बोलते हैं आर्सेनिक के टेस्ट को। यहाँ पर पूछा है कि इसमें आर्सेनिक के जब टेस्ट करते हैं हम लोग, उसमें लेड एसिटेट कॉटन वूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, मेक द आर्सेनिक गैस, डेवलप द येलो कलर, टू फॉर्म स्टेन, और इनमें से कोई नहीं।
तो जो हमारे पास कॉटन वूल है लेड इसमें आर्सेनिक के टेस्ट में इस्तेमाल की जाती है, वो इसलिए की जाती है ताकि स्टेन आ जाए उस कॉटन वूल के ऊपर जो है वो स्टेन आ जाए, जिससे हमारे को पता चल जाए कि आर्सेनिक प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टेन आ जाए, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड टोलिन इज यूज्ड एज। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड टोलिन इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात है कि जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड टोलिन होता है ये होता है लिपोफिलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? लिपोफिलिक होते हैं। और ये जो हमारे पास ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सिल टोलिन है ये फिनोल का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये फिनोल का डेरिवेटिव है जो कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर साफ साफ इसका ऑप्शन है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज glycerin suppositories containing 92% glycerin are solidified by addition of। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जब हम ग्लिसरीन सपोजिटरी बनाते हैं, मतलब जो हम सपोजिटरी बनाते हैं उसमें हम ग्लिसरीन का 92% अगर इस्तेमाल करें तो उसको सोलिडिफाई कैसे करेंगे, क्या उसमें मिक्स करेंगे? क्या वाइट वैक्स भी इस्तेमाल करेंगे, स्टीरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, सोडियम स्टीरेट इस्तेमाल करेंगे, या PEG 4000 इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए जो हम जो USP के मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो सोडियम स्टीरेट इस्तेमाल किया जाता है सपोजिटरीज में ग्लिसरीन को सोलिडिफाई करने के लिए, सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसके लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस ब्रांड इनो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर इसमें से किस चीज़ का एग्जाम्पल है आपको बताना है। क्या एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स का, क्या ड्राई सील्ड सैचेट, टैबलेट, टिंचर, टिचुएट, या फिर पाउडर का? तो जो हमारे पास सबसे पहली बात है कि जो इनो है जब हम उसको गिलास में डालते हैं तो उसमें से बबल्स एकदम से बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से राइज हो जाती है इसमें। तो हमें पता है कि जो हमारा जब हमने इनो को इसमें पानी में डाला तो इसका जो काम करने का तरीका ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लीक कर देता है। एफरवेसेंट क्या होते हैं वो क्या करते हैं, जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनो का भी यही काम है, मैकेनिज्म यही है, उसका भी ये फंक्शनिंग यही करता है कि वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेफिरन इज अ सर्फेक्टेंट। तो जेफिरन किस तरह का सर्फेक्टेंट है यहाँ पर पूछा है, क्या एनाइनिक है, क्या केटाइनिक है, नॉन आयनिक है, या एम्फोलाइटिक है? तो देखिए जो जेफरन होता है ये सर्फेक्टेंट है, ये आपका एंटीबैक्टीरियल भी इस्तेमाल किया जाता है। जेफरन जो है इसको एंटीबैक्टीरियल भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डिसरप्ट कर देता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देता है जेफिरन। और ये होता है हमारे पास केटाइनिक, ये होता है केटाइनिक। ठीक है, केटाइनिक टाइप का सर्फेक्टेंट है। और हमारे पास जैसे जो ट्विन है, ट्विन पूछा जा सकता, बहुत एक बार पूछा जाता है ये कि ट्विन जो है किस तरह का है। ट्विन जो है ये नॉन आयनिक है। ठीक है, नॉन आयनिक का एग्जाम्पल है ट्विन, नॉन आयनिक का एग्जाम्पल है ट्विन हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेफिरन है वो किस टाइप का है, कैटायनिक। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए जो है सही जवाब रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द। तो यहाँ पर आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको मज़ा आ रहा है, वीडियो को सुनने में अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है, कोई भी बात आपके पल्ले पड़ रही है तो इसको लाइक जरूर करें और इसको नोट जरूर करते रहें क्वेश्चंस को, और अपना एनालिसिस, अपना टेस्ट जरूर लगाएं प्लीज़। सो द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है? यहाँ पर पूछा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट। इन तीनों में से तो बिल्कुल नहीं। हमारा जो PCI होता है वो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। आप सोच रहे होंगे बहुत आसान क्वेश्चन भी हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ताकि आप मोटिवेटेड रहें, आप डीमोटिवेट ना हो जाएं कि सारे क्वेश्चन इतने हार्ड है हमें तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग बहुत तेज हैं, सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
अपने आप को डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि किसी को कोई क्वेश्चन आ सकता है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो सब इक्वल है यहाँ पर, कोई ज़्यादा बड़ा बड़ा छोटा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश स्टरलाइज्ड टेल्कम पाउडर मोस्ट इफेक्टिवली। यहाँ पर आपको बताना है कि इनके द्वारा जो है, इनमें से किसके द्वारा सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली जो है टेल्कम पाउडर को स्टरलाइज किया जाता है, ड्राई हीट से, ऑटोक्लेविंग से, गैसेस स्टरलाइजेशन से, या फ्रीज ड्राइंग से। इनमें से आपको बताना है। तो जो हमारे पास टेल्कम पाउडर होता है उसको स्टरलाइज किया जाता है, बहुत मुश्किल होता है इसको स्टरलाइज करना। इसको ड्राई हीट के थ्रू स्टरलाइज किया जाता है। जब हमारे पास जो गैस होती है उससे उसको पास किया जाता है, मीन्स टू से कि एक एक्सपोजर किया जाता है गैस के थ्रू, गैस से जो है इसमें ड्राई हीट की जाती है। गैस को जो है, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड गैस होती है, उसको उसके एक्सपोजर में इसको ड्राई हीट दी जाती है टेल्कम पाउडर को। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the formation of wings or ragged extending edges about periphery of the tablet is called। कुछ wings जैसे और ragged extending edges निकल जाने उसके टैबलेट के, तो वो क्या होगा इनमें से, यहाँ पर यही पूछा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल ऐसे नहीं है कि काफ़ी हार्ड हैं, काफ़ी लेवल के हैं। तो जो रीड किए हैं आपने, जो मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं, उन वो सब उसी में से आ रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले मॉडलिंग के लिए, अगर आपको क्लियर है कि मॉडलिंग क्या होती है, मॉडलिंग होती है अनइक्वल कलर। ठीक है, अनइक्वल कलर जो होता है टैबलेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको बोलते हैं हमारे पास मॉडलिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पिकिंग। पिकिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपका मटेरियल होता है टैबलेट का मटेरियल, वो अपर जो पंच होता है, अपर पंच से जो है रिमूव हो जाता है। ये जो है अपर पंच, जैसे ये पंच है इसी में लग जाएगा। ठीक है, अपर पंच से रिमूव हो जाता है टैबलेट का ऊपर वाला पोर्शन, इज पिकिंग, कॉल्ड पिकिंग। नेक्स्ट इज कैपिंग जो कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। इन सभी पे मॉडलिंग क्या है, पिकिंग क्या है, कैपिंग क्या है, चिपिंग क्या है। कैपिंग के अंदर क्या होता है कि जो ये टैबलेट है उसका अपर भी और लोअर भी, दोनों का, टॉप का और बॉटम का पोर्शन जो है टैबलेट का, वो रिमूव हो जाता है। बिल्कुल कंप्लीट रिमूवल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ऊपर का अलग निकल जाएगा और नीचे का अलग निकल जाएगा। ठीक है, किसी वॉल से ऊपर का अलग हो जाएगा, नीचे का, इज कॉल्ड कैपिंग। अब हमारे पास बचता क्या है, बचता है विस्करिंग। विस्करिंग क्या होता है, मूछें होती हैं। इसमें क्या होता है कि आपका एजेस निकल आते हैं। ठीक है, एजेस निकल आते हैं कुछ इस तरह की टैबलेट, इसके थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे टैबलेट के एजेस निकले हुए होंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विस्करिंग। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको मॉडलिंग, अगर आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर थी, आपने विस्करिंग नहीं सुना होता, तो आपकी क्या मॉडलिंग क्लियर थी, पिकिंग क्लियर थी, कैपिंग क्लियर थी, तो बचता क्या था, विस्करिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब था। द प्लास्टिसाइजर यूज इन कोटिंग सोल्यूशन इज। देखिए आप, प्लास्टिसाइजर्स कौन कौन से हैं कि जो इस्तेमाल किए जाते हैं कोटिंग सोल्यूशन के अंदर। देखिए प्लास्टिसाइजर सबसे पहले तो होते क्या हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं जो कि आपके जैसे कोई रिजिड है उनको सॉफ्ट बनाने में इस्तेमाल किए, उसके लिए इस्तेमाल, जैसे पीवीसी है। ठीक है, पीवीसी को सॉफ्ट करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि भाई क्रैकिंग ना हो। ठीक है, इनकी हार्ड जो रबड़ होता है ये तो क्रैक हो जाता है, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए हम इस्तेमाल किए जाते हैं प्लास्टिसाइजर, नॉट पेस्टिसाइड, प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है, इसमें जो है वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है लॉन्ग फैटी एसिड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स भी होते हैं इनके अंदर। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इपोक्साइडेज जो भी है वो जैसे कि सोयाबीन वो प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह के बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं जो इसको सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लास्टिसाइजर्स पूछा गया है कि इनमें से यूज़ किए जाते हैं कौन से, तो बिल्कुल जी आपके पॉलीथीन ग्लाइकोल भी इस्तेमाल किया जाता है, कैस्टर ऑयल भी, वेजिटेबल ऑयल्स भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से सभी जो हैं ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड वल्केनाइजिंग एजेंट इन फॉर रबर। बहुत बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और आपको अब तो टिप्स पे भी होगा ये कि जो वल्केनाइजिंग एजेंट होता है ये आपको नॉर्मल से आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, जिंक ऑक्साइड, सल्फर, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट। तो देखिए जो सल्फर होता है वो इस्तेमाल किया जाता है वल्केनाइजिंग एजेंट के रूप में।
इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये कि जो सल्फर होता है ये एक ब्रिज बना देता है। सल्फर जो होता है ये एक ब्रिज बना देता है, इस तरह से एक, मतलब इस तरह से एक, जो आपके पॉलीमर्स होते हैं, जैसे ये पॉलीमर है, इनके बीच में एक ब्रिज बना देता है, जिससे क्या होता है जब मतलब जब इसको हीट करते हैं तो एक ब्रिज बना देता है, जिससे कि ये वल्कनाइज बन जाता है, मतलब जैसे हम खींचते हैं रबड़ को और लंबा हो जाता है। ठीक है, ये जैसे इंडिविजुअल पॉलीमर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बीच में एक ब्रिज बना देता है। ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं रबड़ को, ठीक है, तो ये काम कौन करता है, ये सल्फर। ठीक है, ये इतना इसको रिजिड, इतना इसको खिंचाव दे रहा है, ये काम है इसका, किसका, रबड़, ये जो हमने इसमें डाला सल्फर से इसका खींच लो जितना मर्जी, रबड़ को जितना मर्जी लंबा कर लो। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉडरेंट ब्लैक इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कैल्शियम लैक्टेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो मॉडरेंट ब्लैक जो है ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है EDTA की। तो इसमें जो इसका सही जवाब है सोडियम एसीटेट। सोडियम की मतलब एनालिसिस के लिए, पोटाशियम की, आपकी सिल्वर की, ब्रोमीन की, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो इसका सही जवाब है वो है सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग डैंड्रफ। यहाँ पर डैश ही है कि इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए, सेलेनियम सल्फाइड, सल्फर, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो देखिए सब, आपने जो शैम्पूज़ की बोतल होंगी आपने उसमें भी देखा होगा, जो भी आप डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें सेलेनियम सल्फाइड जरूर होता है। सेलेनियम सल्फाइड उसमें होता ही होता है, क्योंकि एक तो, और दूसरा अगर आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है, स्कैल्प इचिंग होती है, तो ये इस्तेमाल होता है इसमें सेलेनियम सल्फाइड। ये एज एन एंटी फंगल भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये एज एन एंटी फंगल भी काम करता है सेलेनियम। ठीक है, एंटी डैंड्रफ भी, एंटी आपका डैंड्रफ और एंटी फंगल भी। ठीक है, जैसे कि आपका ये जो स्काल्प पे आपके स्काल्प इचिंग होती है उसको भी प्रिवेंट करता है, स्काल्प इचिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेलेनियम सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर ऑप्शन है एंटासिड, एसिडिफायर नो, बफर नो, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो है ये एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट काम करती है। ये बहुत पावरफुल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होती है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है। जब हमारे पास जैसे ही आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आर्टेरियल के अंदर, आर्टेरियल ब्लड के अंदर राइज करता है, तो आपका जो वेंटिलेशन है वो ऑटोमेटिक क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडियम मेटल स्टोर्ड इन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सोडियम, आप बोर ना हो जाओ तो इसलिए सिंपल से क्वेश्चन भी आपके साथ है। सोडियम मेटल जो है स्टोर की जाती है किसके अंदर, हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आग पकड़ लेती है। कौन, ये सोडियम मेटल जो है वो आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम फ्लोराइड इज यूज एज। सोडियम फ्लोराइड को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम फ्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है डेंटल कैरीज के तौर पर, जो कि हम हमेशा ही पढ़ते आ रहे हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ में नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं, एसिडिटी में नहीं, डेंटल कैरीज में इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम फ्लोराइड जो हमारा नेचुरल वाटर है वो भी क्या करता है, जो हम कुल्ला कर देते हैं तो एक फ्लोराइड की लेयर हमारे दांतों के ऊपर छोड़ देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज रिटन एज। तो देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट जो एसिड के लिए वो लिखा जाता है Ka के द्वारा। Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ए से हमारे पास एसिड। यहाँ पर अगर पूछा जाता कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज रिटन एज, तो वो लिखा जाता Kb, ऑप्शन नंबर डी होता है इसके लिए। ठीक है, अगर बेस का पूछा जाता। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा ये Pka, यहाँ पर जो Pk है वो आपका क्या चीज़ है, Pk है आपका नेगेटिव लॉग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, Ka तो हमारे पास एसिड डिसोसिएशन है, P से Pka हो गया तो मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर आपको बता दी गई है कि अगर K भी है तो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, बेस का रहेगा। Ka है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का है, Pka है तो नेगेटिव लॉग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो 23 का जो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही। नोइज व्हिटनी इक्वेशन इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ, तो नोइज व्हिटनी इक्वेशन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, किस चीज़ की स्टडी के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो ये क्या होता है नॉइज व्हिटनी इक्वेशन में, मैं आपको बता दूं कि हम इसके थ्रू पता लगाते हैं कि कितना हमारा सॉलिड सॉल्यूट के अंदर डिज़ोल्व हुआ है, कितना हमारा हाउ मच सॉलिड जो है हमारे पास डिज़ोल्व हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन है, और कितना सॉलिड जो है इसमें डिज़ोल्व हुआ है, उसको हम पता लगाते हैं किसके थ्रू, नॉइज व्हिटनी इक्वेशन के थ्रू। तो हमारे पास डिज़ोल्व, हमने बात की कि कितना डिज़ोल्व हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए सही जवाब रहेगा। नॉइज व्हिटनी इक्वेशन इज यूज्ड टू स्टडी द डिसोल्यूशन रेट, कितना डिजोल्व हुआ है सॉलिड हमारे सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV इज, HIV इज के बारे में बताना है कि HIV इसमें से क्या है, क्या वो एनवेलप्ड है DNA या फिर नॉन एनवेलप्ड DNA है, या फिर एनवेलप्ड RNA है, या नॉन एनवेलप्ड RNA है। HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है वो क्या करता है आपके ये रिट्रो वायरस है, ठीक है, ये RNA वायरस है, ये एनवेलप्ड, ऑप्शन सी एनवेलप्ड RNA वायरस है। क्या कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है ये, कि ये क्या करता है, जो मेम्ब्रेन की फ्यूज़न होती है, मेम्ब्रेन फ्यूज़न स्ट्रेटजी को फॉलो करता है ये, ठीक है, और इसके थ्रू क्या होता है, ये रेप्लिकेशन साइकिल को जो है एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, रेप्लिकेशन साइकिल एक्टिवेट करता है, इसका जो स्ट्रेटजी रहती है वो मेम्ब्रेन फ्यूज़न की रहती है, ठीक है। सो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन GIT ट्रैक इज अचीव्ड बाय, तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो किस तरह से रहती है, सबसे पहले हमारा रहता है पैसिव, देन हमारे रहता है फैसिलिटेटेड, देन हमारा एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू, और सबसे लास्ट में हमारा पास पिनोसाइटोसिस के थ्रू हमारे जो है एब्जॉर्प्शन रहती है GIT के अंदर ड्रग की। तो यहाँ पर जो सबसे पहले टॉप में सबसे ज़्यादा जो ड्रग इंटेस्टाइनल किस ट्रैक के थ्रू जाती है, मतलब किस मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाती है। ड्रग की एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा GIT ट्रैक के अंदर हमारे जो पैसिव डिफ्यूजन है उसके थ्रू होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज MAO-B इनहिबिटर, इनमें से बतानी है आपको। MAO-B ये है मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज B इनहिबिटर के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सी है। तो ये जो है सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो MAO-B इनहिबिटर्स, ये किसकी क्लासिफिकेशन है, ये एंटी पार्किंसन, अगर आपने याद की हो एंटी पार्किंसन के ड्रग्स, क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन से साफ साफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि जो MAO-B इनहिबिटर्स हैं मतलब इनमें से कौन सी है, तो ये एंटी पार्किंसन की क्लास के अंदर आती है। ये MAO-B इनहिबिटर एक क्लास है एंटी पार्किंसन के अंदर, उसके अंदर आती है सेलेगिलिन, ठीक है, सेलेगिलिन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा सेलेगिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिमिलर टू कार्बिडोपा इन फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी, तो फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी में कार्बिडोपा के इक्वल बताने हैं कि जो फार्माकोलॉजिकली बिल्कुल इसकी तरह इसी कैटेगरी के अंदर है। तो देखिए कार्बिडोपा जो है, ये जो ड्रग है ये भी आपकी एंटी पार्किंसन, जो आपकी पार्किंसन है, एंटी पार्किंसन के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक क्लास होती है जिसको बोलते हैं पेरिफेरल डी कार्बोक्साइलेज इनहिबिटर्स, ठीक है, डी कार्बोक्साइलेज इनहिबिटर। इसके अंदर आती है बेंजरिजाइड, ठीक है, बेंजरिजाइड और कार्बिडोपा, ये दो ड्रग आती हैं, एक आती है बेंजरिजाइड, एक आती है कार्बिडोपा। ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये एक एंटी पार्किंसन के अंदर है, और पेरिफेरल डी कार्बोक्साइलेज इनहिबिटर्स उसके अंदर ये क्लास में आती हैं दो ड्रग्स। कौन कौन सी, एक है कार्बिडोपा जो यहाँ पर पूछी गई है, और दूसरी बेंजरिजाइड। तो इसने पूछा था कि सेम फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आती हैं इनमें से कौन है, तो वो है बेंजरिजाइड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
तो इसमें जो है आपको क्लासिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ट्राइएमिटोरिन। तो यहाँ पर जो आपके पास ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, स्पाइरोनोलैक्टोन मैं बार बार बोलती हूँ डायरेटिक की ड्रग, ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है पोटाशियम स्पेरिंग से के अंदर आती है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर पूछा है कि कहाँ पर प्राइमरी साइट जो है इसका एक्शन का वो कहाँ पर है, तो ये है आपका डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, ऑप्शन नंबर डी, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये क्या करता है, ये स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो इंक्रीज कर देता है सोडियम की एक्सक्रीशन को, सोडियम को एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। सबसे पहली बात तो है रीअब्जॉर्प्शन, जो आपके स्पाइरोनोलैक्टोन है, ठीक है, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है सोडियम आयंस की, ठीक है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, ये सोडियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा कर रहा है, रीअब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा, उसको एक्सक्रीट कर रहा है बाहर। और हमारे पोटेशियम जो आयंस होते हैं उसकी एक्सक्रीशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसकी एक्सक्रीशन कम करता है। ये इसका काम करने का तरीका है स्पाइरोनोलैक्टोन का, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपकी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को नहीं होने देते, इसको बाहर एक्सक्रीट निकालते रहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास वाटर को ज़्यादा निकालते हैं हमारे पास डायरेटिक्स जो होती हैं ड्रग्स। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है भाई वो कहाँ पर, इसका साइट ऑफ एक्शन पूछा गया है, सिंपल सी बात है, ये हमने बहुत पढ़ लिया कि ये हमने डिस्कस कर लिया कैसे मैकेनिज्म करता है कि ये आपका सोडियम को ज़्यादा इंक्रीज मतलब ज़्यादा मात्रा में बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है, पोटाशियम को नहीं करता है, ठीक है। पोटाशियम ये आपके लो एफिकेसी के अंदर आते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन लो एफिकेसी के अंदर आते हैं, पोटाशियम स्पेरिंग के अंदर लो एफिकेसी डायरेटिक्स के अंदर आते हैं, और सोडियम की कैसे काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं सोडियम की। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द ड्रग विल बाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। किस ड्रग, जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, मैक्सिमम ड्रग की बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन के किस कंपोनेंट के साथ ये सबसे ज़्यादा बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए जो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है एल्बुमिन 60%, ग्लोबुलिन जो कितना आता है लाइक 35-40% ऐसा रहता है, फिब्रिनोजन जो रहता है 4% कुछ इस तरह से रहता है, सारे कंपोनेंट इस तरह से रहता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रहता है, सबसे ज़्यादा क्षमता जो होती है वो एल्बुमिन, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, इन सभी की रहती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो ग्लाइकोप्रोटीन अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके साथ जितनी भी बेसिक ड्रग्स हैं, ठीक है, बेसिक ड्रग्स जो होती हैं वो मोस्ट ऑफ बेसिक ड्रग आपकी इसके साथ बाइंड करके रखती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एल्बुमिन के साथ जो है सारे मैक्सिमम ड्रग अपना बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर नए हो प्रिपरेशंस के लिए, और कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।